नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जो 1919 के एक्ट के बाद है। हम ब्रिटिश काल में मुस्लिम सांप्रदायिकता का जो उदय हुआ, आज उसके कारणों के बारे में चर्चा और विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय कब, किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ और इस सांप्रदायिकता के उदय के क्या परिणाम रहे, हम थोड़ा सा इसके बारे में आज विचार विमर्श करते हैं। सॉरी। ब्रिटिश शासन की स्थापना से 1906 तक जो मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय हुआ, तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक भारत के हिंदू और मुसलमानों में पर्याप्त सद्भावना थी। वो एक साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को उसका उत्तरदायी माना और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया, और उसी भेदभाव के फलस्वरूप मुस्लिम आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ गए। इस कारण मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति विद्वेष उत्पन्न हुआ, क्योंकि इनकी कंडीशन में अंतर आ गया। वो आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न हो गए हिंदू, और इसके अतिरिक्त व्यापार में, कृषि में भी हिंदुओं का वर्चस्व था, और ये उत्तरोत्तर पिछड़ते गए मुस्लिम। तो वहाँ से दोनों के बीच एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। दोनों धर्मों इस कारण मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति विद्वेष उत्पन्न हुआ। दोनों धर्मों के धर्म सुधार आंदोलनों ने अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताकर इस विद्वेष को और बढ़ा दिया। सांप्रदायिक इतिहास की शिक्षा एवं हिंदू कट्टरपंथ के उदय ने मुसलमानों में असुरक्षा की भावना को पैदा किया। सांप्रदायिक इतिहास की शिक्षा दी गई, ये भी अंग्रेज़ों ने जानबूझ के किया, क्योंकि यदि सांप्रदायिक इतिहास की शिक्षा नहीं दी जाती तो वो इस समय हिंदुओं को अपने पक्ष में नहीं करते। इसीलिए उन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण युग की अवधारणा दी कि तुम्हारे पास तो स्वर्ण युग जैसी अवधारणाएं थी। जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आए तो आपके जितनी भी अच्छी अच्छी संस्थाएं थी, आपकी इमारतें, मंदिरों को नष्ट किया। ये इन्होंने फैलाना शुरू किया, ताकि एक विद्वेष के बीज अंग्रेज बोने में सफल हो गए। नालंदा को जैसे बख्तियार काकी ने नष्ट किया, तो इस बात को भी उन्होंने उठाया, बहुत से हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। औरंगजेब को भी उस समय कट्टर और धर्मांध कहा गया कि बहुत सारे हिंदू मंदिरों को उसने तोड़वाया। तो ये सब चीज़ें अंग्रेजों ने इसलिए की ताकि इन दोनों के भी डिफरेंस क्रिएट किए जा सके। अब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना के माध्यम से मुस्लिमों को अंग्रेज़ों के नज़दीक पहुंचा दिया। जो सर सैयद अहमद खान पहले बहुत ही एक, जिसे हम कह सकते हैं, सेकुलर पर्सन रहे थे, समय के साथ साथ या कहे कालांतर में वहीं सर सैयद अहमद खान अपने वर्चस्व को बढ़ाने, या फिर कहे कि अंग्रेज़ों ने उनका साथ दिया और उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाली कि आप एक अलग से कॉलेज बनाइए, क्योंकि आपकी जो कौम है वो हिंदू से बहुत पिछड़ी हुई है। आप जब तक अपना अलग से विकास नहीं करेंगे, अलग से अपना सब कुछ हिंदू से अलग नहीं कर लेंगे, तब तक आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज बना डाला उन्होंने मुस्लिमों के लिए। अंग्रेज भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता से चिंतित थे, इसके दमन के लिए उसने मुसलमानों का उपयोग किया, और वो ये डिफरेंस इसीलिए क्रिएट करवाना चाहते थे हिंदू और मुस्लिमों के बीच, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये जो राष्ट्रीयता है, जो फन फैला रही है, इसके फनों को कुचलने के लिए हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में इनमें अलगाव पैदा करना होगा। इन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि ये दो कौम एक देश में एक साथ नहीं रह सकती, इनके आर्थिक हित अलग है, इनकी सांस्कृतिक पहचान अलग है। तो इस तरीके के डिफरेंस इन लोगों ने क्रिएट किए। अब 1906 में इसी के ही कारण मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के नेतृत्व में हुई। जो मिंटो था उस समय गवर्नर जनरल, उसके इशारे पर, उसकी सद्भावना पाकर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। और लीग के गठन के जो उद्देश्य थे वो ये थे कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति, उनकी मांगों में उनकी सहायता करना, और उसके बदले में अंग्रेज मुस्लिमों के लिए विशेष रियायतें देंगे। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनका विकास किया जाना अभी बाकी था। अब देखिए मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास कैसे होता है। अब ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल सर आगा खां के नेतृत्व में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। वायसराय ने मुस्लिम हितों की रक्षा का आश्वासन दिया। इसे प्रोत्साहित होकर 30 दिसंबर 1906 में ढाका
ढाका में वहाँ के नवाब सलीमुल्लाह द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आगा खां के नेतृत्व में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति प्रकट करना और मुस्लिम हितों की रक्षा करना था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार कर मुस्लिम सांप्रदायिकता को और गति दी गई। अब जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था उसमें मैं जिक्र कर चुकी हूँ इस बात का कि उन्होंने मुस्लिमों को पृथक से आरक्षण दिया गया, उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक सीटें उन्हें दी गई। इसी की आगे यदि हम चलते हैं 1909 के बाद 1916 जो लखनऊ समझौता हुआ, वहाँ मुस्लिम लीग के आरक्षण की मांग को मान लिया गया। कांग्रेस की यह तुष्टिकरण की नीति बाद में अत्यंत घातक साबित हुई, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने उस बात को मान लिया जो जिन्ना ने 1916 के अधिवेशन में उठाई थी कि हमें विधानसभाओं में अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए और हमारी सीटों को बढ़ाया जाए। अब ये आरक्षण की मांग को जब मान लिया गया तो अपने आप में जिन्ना और मुस्लिम लीग दोनों विशेष स्थिति अपने आप में महसूस करने लगे कि देखो इतनी बड़ी पार्टी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने हमारी मांगों को मान लिया, तो कहीं न कहीं उसकी उनकी जो प्रवृत्ति थी वो और ज़्यादा बढ़ी यहाँ पे कि हम और रियायतें ले सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो तुष्टिकरण की नीति कांग्रेस ने अपनाई थी, और कांग्रेस ने तुष्टिकरण नीति अपनाई क्यों थी आप ज़रा समझिए यहाँ पे वो क्यों उनकी मांगे मान ली। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में वो मुसलमानों का साथ भी लेना चाहती थी, इसी वजह से ही। और आप यहाँ देखिए क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आई थी, एक साथ इनका अधिवेशन हुआ था, तो इसी वजह से कि ये फिर से अलग ना हो और हमारे साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल रहे, भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो अलग नहीं जाए, क्योंकि जब तक हमें एकता नहीं होगी, जन समर्थन अधिक से अधिक हमारे पास नहीं होगा, तो कांग्रेस कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं खड़ी कर सकती थी। इसीलिए उनकी मांगों को मान लिया गया। लेकिन ये जो तुष्टिकरण की नीति थी जो कांग्रेस द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अपनाई गई, वो अंततः भारत विभाजन का ही कारण बनी और सांप्रदायिकता के उदय का भी बहुत बड़ा कारण बनी थी। 1921 में जिन्ना कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस और लीग में मतभेद पुनः बढ़ गए। लीग पर कट्टरपंथ हावी हो गया। अब तक जो मुस्लिम लीग लिबरल थी, उदारवाद जिसमें था, हालांकि वो अंग्रेजों के प्रति राजभक्त थी, लेकिन वो अन्य धाराओं से इतनी कटी हुई नहीं थी। जिन्ना था 1921 में आके वो जिन्ना कांग्रेस से अलग क्यों हो गए। बच्चों ज़रा सोचने की बात है, आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो इस पर मंथन कीजिएगा कि 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक जगह पर इकट्ठी हुई, वो 1921 तक आते आते वो जिन्ना कांग्रेस से अलग क्यों हो गए। इसलिए अलग हो गए क्योंकि आप देखिए 1921 का जो टाइम पीरियड है, वहाँ गांधी भारतीय राजनीति में उतर गए थे। ऐसे आंदोलन जैसे आंदोलन में उसने मुस्लिमों का ज़बरदस्त समर्थन किया, जो तुर्की का मुद्दा था उस पर, और जो पंजाब की जातियाँ थी, जो सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया, जो अमृतसर कांड के विरोध में, वो सारी जो परिस्थितियाँ थी वहाँ गांधी मुस्लिमों का समर्थन करते हैं तुर्की के मुद्दे पर। और इस तरीके से जब मुसलमान भी वहाँ एक तरीके से गांधी के आंदोलन से जुड़ने लग गए, तो जिन्ना को ये फिक्र सताने लगी कि कहीं ये गांधी मेरी लीग को भी इसमें शामिल ना करा ले। पता चले सारे के सारे मुसलमान जो अलग से मुस्लिम लीग बनाई है, तो इसमें मेरा कद ही छोटा पड़ जाए। तो उसने 1921 के बाद वो जिन्ना कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और कट्टरपंथ उस पर हावी हो जाता है। वो एकदम से अलग बिल्कुल कट्टरपंथी बातें करने लग जाते हैं यहाँ के। उसका कारण था कि वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। अलग से बात उन्होंने रखी जानबूझ के, पाकिस्तान की स्थापना के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करने लगे। यहाँ से कहा कि मुस्लिम और हिंदुओं में रोटी बेटी का संबंध नहीं हो सकता, दोनों की सांस्कृतिक सामाजिक पहचान बिल्कुल अलग है। तो जो चीज़ें उन्होंने पहले नहीं की, यहाँ जिन्ना बहुत कठोर हो जाते हैं मुस्लिमों को लेके और हिंदुओं को लेके। तो आप देखिए कि यहाँ 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी, और इन शर्तों में प्रमुख क्या थी कि विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, केंद्रीय व्यवस्थापिका में मुसलमानों का कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व हो, सांप्रदायिक वर्गों का पृथक प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन प्रणाली से हो।
देखो बच्चों, यहाँ पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को कौन चुनेगा, मुस्लिम ही। मुसलमानों को भावी संविधान में पर्याप्त स्थान मिले, और अगर भारत का कोई संविधान बनेगा तो वो मुस्लिमों के बिना विचार विमर्श के, बिना उन्हें पर्याप्त स्थान दिए नहीं बनाया जाए। क्षेत्रीय निर्धारण में पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के मुसलमानों के बहुमत पर कोई भी असर ना हो। यानी वो कहना चाहता था कि पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम के जो मुसलमान हैं उन्हें नहीं छेड़ा जाए। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने भारत के अंदर ही मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की। केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक छात्र था रहमत अली ने पाकिस्तान नामक राज्य की सीमा निर्धारित की। बुक थी नाउ और नेवर। तो मोहम्मद इकबाल ने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की और रहमत अली ने पाकिस्तान नाम उसे दिया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने मुसलमानों, ईसाइयों, सिख, एंग्लो इंडियन, दलित और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। मुस्लिम बहुसंख्या वाले प्रांतों में भी, जो पंजाब और बंगाल, उनके लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान रखा गया। हिंदू अल्पसंख्यकों को कोई वेटेज नहीं दिया गया, पर सांप्रदायिक पंचायत पृथकतावादियों को प्रोत्साहन देने वाला था। 1900 अब यहाँ पे जो 32 का जो पंचायत था, इसके खिलाफ गांधी एक अनशन करते हैं। यहाँ पे दलितों को कोई वेटेज नहीं दिया जाता, उल्टा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व, जो उनकी बात थी पृथक निर्वाचन का प्रावधान, वो किया जाता है। हिंदू अल्पसंख्यकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को अत्यधिक सफलता मिली। अब लीग का कांग्रेस से विरोध और बढ़ गया, क्योंकि वो असंतोष उसमें आ गया कि ये तो फिर से कांग्रेस ने इतनी सीटें ले ली प्रांतीय चुनावों में, और पृथक पाकिस्तान की मांग और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब वो लोग और ज़्यादा कट्टरपंथी होने लग गए थे, क्योंकि कांग्रेस को जो सफलता मिल रही थी प्रांतीय चुनावों में, वो अपने मुद्दों को रख रहे थे, ये बात उन पर हजम नहीं हो रही थी। 1939 में विश्व युद्ध में भारत को भी सम्मिलित करने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफे दे दिए। और तो 22 दिसंबर 1939 में लीग ने इसकी खुशी में मुक्ति दिवस मनाया कि आज हम मुक्त हो गए, क्योंकि कांग्रेस के सारे जो मंत्रिमंडल थे, उसने पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने उस दिन इस्तीफा दे दिया कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे सम्मिलित किया बिना हमारी परमिशन के, और हम जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें शामिल होंगे जब हमें स्वराज्य दिया जाएगा। पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य तक की बात यहाँ नहीं की जा रही थी, पूर्ण स्वराज तो छोड़ो। तो इसी के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। इस अवसर पर जिन्ना ने कहा, मुसलमान हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांत, सामाजिक रीति रिवाज एक दूसरे से भिन्न है। उनका परस्पर रोटी बेटी का संबंध नहीं है। दोनों के जीवन संबंधी दृष्टिकोण में अंतर है। ऐसे दो राष्ट्रों को एक राष्ट्र में गूंथने का प्रयास अवश्य ही असंतोष और क्रांति पैदा करेगा। ये जिन्ना के शब्द थे बच्चों। जिन्ना इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि जब तक वो इस बात को नहीं रखता, कोई तर्क नहीं रखेगा कि हम क्यों अलग है, तो यहाँ वो अलग होने के कारण देता है भारत के समस्त मुसलमानों को, ताकि वो कांग्रेस को छोड़ के, क्योंकि मुसलमानों की एक धारा जो उदारवादी थी, वो मजरूल उल हक और उनके कुछ अहरार आंदोलन के जो जनक थे बच्चों, वो एक उदारवादी धारा भी थी जो कांग्रेस के समर्थन किए जा रही थी, और उसकी तरफ वो लोग आकर्षित हो रहे थे। तो जब जिन्ना ने ऐसा रुख अपनाया तो वो लोग थोड़ा सोचने पर मजबूर हुए कि हमारे तो जब धार्मिक सिद्धांत और सामाजिक रीति रिवाज एक दूसरे से भिन्न है, उनका परस्पर रोटी बेटी का संबंध नहीं है, तो इससे उनमें अलगाव की भावना आई। 1940 से 1947 तक अब देखिए, 1940 के बाद लीग ने पृथक राष्ट्र के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 1946 में ब्रिटेन में मजदूर दल सत्ता में आया। उसने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की, किंतु लीग पाकिस्तान से कम मांग पर तैयार नहीं थी। आते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को ठुकरा दिया गया, 27 जुलाई 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस द्वारा लीग ने देश में सांप्रदायिक दंगे करवाए। अंत में माउंटबेटन योजना में पाकिस्तान की मांग को मानकर भारत का विभाजन कर दिया। आप देखिए, इसी सांप्रदायिकता की आग ने एक अलग पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान की मांग को यहाँ बहुत हवा मिली, दंगे करवाए गए, क्योंकि जिन्ना साहब उनकी जो बातें थी वो मुसलमानों में घर करने लगी थी, इसके साथ साथ हिंदुओं में भी घर करने लगी थी कि हम साथ क्यों रहे, अब आप इतना असंतोष वहाँ फैला हुआ था, दंगे वहाँ करवा रहे हो आप हिंदू और मुसलमानों में,
उन दंगों के बीच भी एकमात्र व्यक्ति था गांधी, जो अंत तक भी उस विभाजन को स्वीकार नहीं करता है और कहता है कि भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। तो बच्चों आप यहाँ देखिए कि एक व्यक्ति बेचारा अंत तक उस विभाजन को रुकवाने की कोशिश करता है और वो कहता है हिंदू और मुसलमान तो मेरी दो आँखें हैं, यदि मेरी एक आँख फूट जाती है तो मैं मेरी एक आँख से आधी ही चीज़ देख पाऊँगा। ऐसे ही वो भारत और पाकिस्तान को दो आँखों की संज्ञा देते हैं। सॉरी, भारत पाकिस्तान नहीं, हिंदू और मुसलमानों को। तो आप देखिए कि वो व्यक्ति अंत तक अड़ा रहता है इस बात के लिए। और जब दंगे हुए कलकत्ता में, नोआखाली में, आसाम में, बिहार में, तो वो व्यक्ति अकेला नंगे पाँव गली गली जाता है, मोहल्लों में जाता है, उनको समझाता है कि इस तरीके की नफ़रत से कुछ हासिल नहीं होने वाला। और हिंदू और मुसलमानों के जो घर थे उनमें आपस में प्रेम की भावना जगा के आता है। लॉर्ड माउंटबेटन को अंत में कहना पड़ा जब वो वहाँ के प्रयास देखते कि किस तरीके से एक रात पहले जिस बस्ती में मारकाट थी, आग लगी हुई थी, वो बस्ती के हिंदू और मुसलमान अगले दिन गांधी के आने के बाद कैसे गले मिल रहे हैं, कैसे एक दूसरे से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और वहाँ मस्जिदें जो तोड़ी गई थी वो अब उनको सुधारा जा रहा था। जो वो काम गलत कर चुके थे उनको सुधार रहे थे, हिंदू सुधार रहे थे, मुसलमान सुधार रहे थे। और जब इन कलकत्ता नोआखाली की रिपोर्ट लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंची तो बरबस ही उसके मुंह से निकल पड़ा कि मेरी एक छोटी चिड़िया ने वो कर दिखाया जो 55,000 की शांति सेना पंजाब में ना कर सकी। बच्चों बहुत बड़ी संदर्भ है, इतिहास को आप पढ़ोगे, ये चीज़ें तो खैर सिलेबस से जुड़ी हुई है। कभी अच्छी टेक्स्ट बुक आप पढ़ना तो जिसमें देखना कि एक व्यक्ति का प्रयास अंत तक भी रहता है और जब विभाजन हो जाता है तो उसके बाद भी वो व्यक्ति शांति स्थापना के लिए किस तरह से प्रयास करता है। आमरण अनशन शुरू कर देता है, लाहौर यात्रा की प्लानिंग करता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और अपने मुस्लिम भाइयों को समझाऊँगा कि वो नफ़रत ना करे, हिंसा का रास्ता छोड़ दे। यह अलग बात है कि उनसे पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती है और उनका वो स्वप्न पूरा नहीं होता। बंटवारे के प्रश्न पर भी पाकिस्तान के साथ जो न्यायपूर्ण विभाजन नहीं हो रहा था उसके लिए भी वो अनशन करते हैं, धमकी देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से यह गांधी अंत तक भी इस विभाजन को रुकवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सांप्रदायिकता के विकास के चरण, इसके क्या परिणाम रहे वो आप सब देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का शेयर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।